नमस्कार साथियों। इस सेशन में अपन डिस्कस कर रहे थे महत्वपूर्ण प्रश्नों, व्यवसाय अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में अपन डिस्कस कर रहे थे। तो आधे प्रश्न अपन ने अपनी लास्ट क्लास की सीरीज में डिस्कस किए थे। उसी पर्पज में आज अपन इस श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं। देखिएगा, लास्ट 10 प्रश्न अपन ने डिस्कस किए थे। किसके संबंध में, क्या कॉन्सेप्ट अपना चल रहा था। अपन बात कर रहे थे किस लेवल पर साथियों, अपन बात कर रहे थे किस कॉन्सेप्ट पर। अपन बात कर रहे थे साथियों, एक तो महत्वपूर्ण पोर्शन अपना चल रहा था। वो पोर्शन अपना क्या चल रहा था, अपन डिस्कस कर रहे थे प्रबंध के कार्यों के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। प्रबंध के कार्य और प्रबंध के कार्य कॉन्सेप्ट में, प्रबंध के कार्य कॉन्सेप्ट में अपन मूलतः किस कॉन्सेप्ट के प्रश्नों को डिस्कस कर रहे थे। अपन बात कर रहे थे प्रथम कार्य नियोजन के संदर्भ में। नियोजन के संदर्भ में अपन ने ये देखा कि नियोजन की प्रक्रिया के टेरी के द्वारा 8 चरण बताए गए हैं प्रोसीजर के। उसी बेस में आगे के प्रश्नों को अपन आज की इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। देखिएगा, प्रश्न हमसे क्या पूछ रहे थे, उसी बेस पर अपन बात कर रहे हैं। 10 प्रश्न आपने डिस्कस कर लिए थे। नेक्स्ट 11वें प्रश्न के संदर्भ में मैं बढ़ रहा हूं। प्रश्न संख्या 11 हमें दे रखा है, टेरी के द्वारा नियोजन प्रक्रिया का प्रथम चरण माना गया है। ये प्रश्न है पीछे जो अपना आरपीसी कॉमर्स फर्स्ट ग्रेड का हुआ था 10 जनवरी 2020 को, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था कि जॉर्ज आर टेरी के द्वारा नियोजन प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या माना गया है। उद्देश्यों का निर्धारण माना गया है, वातावरण का विश्लेषण माना गया है, या मान्यता निर्धारण माना गया है, या क्रिया माना गया है। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, वो सही उत्तर ये हो जाएगा साथियों, इस पर्पस में अपन बात करें कि इसका सही उत्तर टेरी के द्वारा किस संदर्भ में माना गया है, किस कॉन्सेप्ट पे लिया गया है। तो टेरी ने इस प्रश्न का जो सही उत्तर माना है वो माना है वातावरण के विश्लेषण। वातावरण के विश्लेषण। बाकी जितनी भी क्रियाएं होंगी उन सब क्रियाओं के लिए प्रथम चरण अपन उद्देश्यों के निर्धारण को मानेंगे। लेकिन यहाँ जो नियोजन प्रक्रिया का जो प्रथम चरण माना गया है, वो नियोजन प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या माना जाएगा, वातावरण का विश्लेषण करना। वातावरण के विश्लेषण से आज से क्या यहाँ वातावरण के विश्लेषण से आइए बात से हो गया बाह्य घटकों का ढंग से अध्ययन करना। बाह्य घटकों का, संस्था से जुड़े हुए जो बाहर के घटक हैं उनका ढंग से क्या करना, अध्ययन करना। फिर अपन बात कर रहे हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12। देखिएगा, इसी संदर्भ में प्रश्न पूछा गया है। ईटोप शब्द का संबंध किसके साथ है। ईटोप शब्द का संबंध किसके साथ है। ईटोप शब्द का संबंध वातावरण विश्लेषण के साथ है। दूसरा, क्या आंतरिक विश्लेषण के साथ है, उद्देश्य निर्धारण के साथ है, या सभी के साथ है। ई का संबंध यहाँ एनवायरनमेंट के साथ अपन लेंगे तो ई का रिलेशन वातावरण के साथ हो जाएगा साथियों। यानी बाह्य घटकों का अगर अपन विश्लेषण कर रहे हैं तो उसे ईटोप बोले। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कौन सा, वातावरणीय विश्लेषण। वातावरणीय विश्लेषण का संदर्भ अपन ईटोप से लेते हैं और यहाँ प्रत्येक शब्द ईटीओपी, प्रत्येक शब्द का अलग अलग अर्थ है। इस अर्थ को देखिएगा, यहाँ मैंने समझा रखा है इस परिप्रेक्ष्य में। क्या अर्थ है, ई का मतलब है एनवायरनमेंट। ई का मतलब क्या है, ई का मतलब है एनवायरनमेंट। टी का मतलब है क्रिएट, यानी जो आने वाली शंकाएं भय हैं उनकी बात कर रहे हैं। उसके बाद ओ का मतलब क्या है, अपॉर्चुनिटी। पी का मतलब क्या है, प्रोफाइल्स। ध्यान रखिएगा, ये प्रॉफिट नहीं है, प्रोफाइल्स है। यानी बाहर के संदर्भ में वातावरण से संबंधित जो भी खतरे, जो भी अपॉर्चुनिटी यानी शुभ अवसर है, उन सब का प्रोफाइल, उन सब का संदर्भित रूप जो है
उसी को अपन ईटोप बोलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ईटोप शब्द का संबंध वातावरण विश्लेषण के साथ, वातावरण विश्लेषण के साथ, वातावरण विश्लेषण के साथ इसका संबंध दिया गया है। ईटोप का वातावरण विश्लेषण के साथ इसका संबंध बताया। क्लियर? फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। अगला कॉन्सेप्ट हमें क्या कहता है इस संदर्भ में? अगले कॉन्सेप्ट पे अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न, इस प्रश्न को तो समझ में आ गया, तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अपन। संस्था के आंतरिक मूल्यांकन को क्या कहा जाता है? संस्था के बाह्य मूल्यांकन की अपने बात कर ली, अब अपन बात करते हैं संस्था के आंतरिक मूल्यांकन को क्या कहा जाता है। बाह्य मूल्यांकन के लिए अपने ईटोप शब्द काम में लिया। संस्था के आंतरिक मूल्यांकन को क्या कहा जाता है साथियों? संस्था के आंतरिक मूल्यांकन को अपन किस नाम से जानते हैं? संस्था के आंतरिक मूल्यांकन को SWOT कहते हैं। SWOT शब्द का संबंध किसी संस्था के आंतरिक मूल्यांकन के साथ है। किस परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं अपन? प्लानिंग परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, नियोजन के संदर्भ में बात कर रहे हैं, जिसमें एस का मतलब क्या है? एस का संबंध यहाँ पर किसके साथ हो गया? स्ट्रेंथ यानी शक्ति के साथ हो गया। डब्ल्यू का मतलब हो गया वीकनेस यानी कमजोरी, और ओ शब्द का अर्थ हो गया अपॉर्चुनिटी यानी अवसर, और टी का मतलब वही क्रिएट यानी संकट। SWOT शब्द है संस्था के आंतरिक स्तर पर उपलब्ध होने वाली पावर यानी शक्ति, स्ट्रेंथ के साथ। डब्ल्यू का मतलब है वीकनेस यानी कमजोरी के साथ, संस्था की क्या क्या कमजोरियां हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं ओ शब्द की ओर, तो ओ का मतलब संस्था को मिलने वाली अपॉर्चुनिटी के साथ है, और टी का मतलब क्रिएट यानी संकट और खतरे हैं। तो प्रत्येक शब्द का अर्थ हमें पता होना जरूरी है। शक्ति का संदर्भ किसके साथ है? एस के साथ। वी का मतलब, डब्ल्यू का मतलब हो गया वीकनेस के साथ, ओ का मतलब हो गया अवसर इस संदर्भ में, और नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं टी का मतलब हो गया संकट यानी थ्रेट के संदर्भ में इसकी चर्चा अपने करें। क्लियर? फिर अपन बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये दो शब्द हैं, जिन दो शब्दों को हमें ध्यान में रखना है। दो शब्द कौन कौन से? एक तो शब्द मैंने आपको बताया ईटोप, दूसरा शब्द मैंने बताया SWOT। ये वातावरणीय विश्लेषण के साथ, किस विश्लेषण के साथ? वातावरणीय विश्लेषण के साथ। इसका संबंध किसके साथ हो जाएगा? आंतरिक विश्लेषण के साथ। क्लियर? तो बाह्य और आंतरिक दोनों विश्लेषण से संबंधित जो महत्वपूर्ण शब्द हैं, इन शब्दों के अर्थ को, इन शब्दों के परिप्रेक्ष्य को हमें ढंग से समझना होगा और इनके अकॉर्डिंग ही प्रश्न को करना होगा। तो सबसे पहला चरण टेरी के द्वारा कौन सा माना गया? ईटोप माना गया नियोजन का। दूसरा चरण माना गया SWOT, और तीसरा जो चरण माना गया वो इन्होंने माना है उद्देश्यों का निर्धारण। कौन सा माना है? उद्देश्यों का निर्धारण। तो ये पीछे एग्जाम में आया था, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने आप में, हमें इन सारी थ्योरीज को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 अपने सामने है। नियोजन क्रिया का अंतिम चरण किस रूप में जाना जाता है? नियोजन जो क्रिया है उसका अंतिम चरण क्या है? क्या नियोजन का अंतिम चरण उद्देश्यों का निर्धारण करना है? क्या नियोजन का अंतिम चरण अनुवर्तन है? क्या नियोजन का अंतिम चरण परियोजना है? या नियोजन का अंतिम चरण क्या है? नियंत्रण। उद्देश्य निर्धारण, अनुवर्तन, परियोजना या नियंत्रण। नियोजन का अंतिम चरण किसे माना जाता है? ध्यान दीजिएगा, नियोजन का जो अंतिम चरण है, नियोजन का अंतिम चरण अपन मानते हैं अनुवर्तन को। इस कॉन्सेप्ट को मानते हैं अनुवर्तन। इस प्रश्न का सही उत्तर है कोच।
नेक्स्ट, नीतियों से क्या आशय, नीतियों से क्या आशय है, प्रश्न अपन से ये पूछा जा रहा है। नीतियां जिसे अपन पॉलिसीज बोलते हैं, उन पॉलिसीज का मूल अर्थ क्या है? क्या कार्यों के निष्पादन का ये मार्गदर्शन है? क्या निर्णय में सामान्य मार्गदर्शन है? किसी कार्य का आदर्श स्तर है? कार्य का क्रम है? तो ध्यान दीजिएगा, इन प्रत्येक लाइन में लिखे हुए शब्दों का एक संक्षिप्त रूप है, अपने आप में एक अर्थ है। सबसे पहली बात, कार्यों के निष्पादन में जो मार्गदर्शन होता है, कार्यों के निष्पादन में जो मार्गदर्शन होता है, उस मार्गदर्शन को अपन क्या बोलते हैं साथियों? उसे अपन बोलते हैं कार्यविधि। कार्यविधि। निर्णय में जो मार्गदर्शन प्रदान करता है, निर्णय लेने में जो मार्गदर्शन देता है, यानी हम कोई डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं और डिसीजन मेकिंग में हमारा सहयोग करने वाले, जो सामान्य मार्गदर्शन करने वाली चीजों को अपन क्या बोलते हैं साथियों? नीतियां कहते हैं। तो सामान्यतः नीतियों का संबंध किसके साथ होता है? निर्णय में होने वाले सामान्य मार्गदर्शन। मार्गदर्शन ये भी है, मार्गदर्शन ये भी है, लेकिन दोनों मार्गदर्शनों में अंतर है। नीतियां सामान्यतः निर्णय लेने में मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। डिसीजन मेकिंग में जो हमें नॉर्मल मार्गदर्शन हमें देती हो, इस प्रकार के संदर्भ को अपन क्या कहते हैं? नीतियां। किसी कार्य को करने का आदर्श माप क्या कहलाता है? किसी भी कार्य को करने का, ढंग से करने का जो आदर्श माप है, उसका स्टैंडर्ड कहलाता है, जिसे अपन प्रमाप कहते हैं। किसी भी कार्य को करने का आदर्श माप उसका स्टैंडर्ड कहलाता है। और कार्यों का एक निश्चित क्रम होता है, जिसे अपन कार्य क्रम कहते हैं। प्रत्येक शब्द का अलग अलग अर्थ है, क्योंकि ये सभी तत्व, ये सभी तत्व नियोजन में शामिल है। अतः हमें प्रत्येक कॉन्सेप्ट का अर्थ पता होना जरूरी है। कार्यों के निष्पादन में होने वाला मार्गदर्शन कार्यविधि कहलाती है। निर्णय में जो सामान्य मार्गदर्शन है, उसे अपन नीति कहते हैं। किसी कार्य का जो आदर्श स्तर है, उसे अपन प्रमाप कहेंगे। और कार्यों का जो क्रम है, उसे अपन क्या कहेंगे? कार्यक्रम। क्लियर है? तो प्रत्येक शब्द को बारीकी से हमें अलग अलग ध्यान में रखना है। किस कॉन्सेप्ट का संदर्भ किसके साथ है, उस चीज को हमें पूर्ण ढंग से ध्यान में रखना। फिर नेक्स्ट प्रश्न की ओर अपन बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमें किसके बारे में दे रखा है? तो देखिएगा क्या दे रखा है। प्रश्न संख्या 15 हो गया। प्रश्न संख्या 16 देखिएगा हमें क्या दे रखा है। प्रश्न संख्या 16 हमें बोल रखा है कि सामान्य नीतियों का संबंध किसके साथ हो। देखिएगा, नीतियों के संदर्भ में अपन बात कर रहे हैं। किस संदर्भ में बात कर रहे हैं अपन? नीतियों के संदर्भ में बात कर रहे हैं। और जब नीतियों की बात आती है, तो हमें नीतियों का मतलब भी पता होना चाहिए। नीतियां कौन कौन सी होती है, उसके संदर्भ में भी हम बात करेंगे। सामान्य नीतियां वे नीतियां होती हैं जिनका संबंध सामान्य कार्यों के संचालन के संदर्भ में होता है। वैसे तो नीतियां मूलतः निर्णयों के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती हैं, लेकिन कार्यों से संबंधित निर्णयों का मार्गदर्शन प्रदान करने वाली जो नीतियां हैं, उन्हें अपन सामान्य नीतियां कहते हैं। सामान्य नीतियों का संबंध होगा न तो ऊपरी स्तर से, न निम्न स्तर से, सामान्य स्तर से। सामान्य स्तर का मतलब क्या हो गया बताइएगा? सामान्य स्तर का मतलब हो गया मध्य स्तरीय प्रबंध का संबंध सामान्य नीतियों के साथ होता है। सामान्य नीतियां जो व्यवसाय के दिन प्रतिदिन के कार्यों के संचालन के निर्णयों का मार्गदर्शन करती हैं, वे सामान्य नीतियां होती हैं। और इनका संबंध किसके साथ होगा? मध्य स्तरीय प्रबंध के साथ इसका संबंध पाया जाएगा। फिर अपन बात करते हैं इसी कॉन्सेप्ट पर कि नीतियां कितने प्रकार की सामान्यतः होती है। तो सामान्यतः नीतियां 3 प्रकार की हैं। आधारभूत नीतियां जो आधारभूत निर्णय लेने में मार्गदर्शन करती हैं, उच्च प्रबंध से संबंधित होती हैं। सामान्य नीतियां जिनका संबंध होता है मध्य स्तरीय प्रबंध के साथ, ये दिन प्रतिदिन के कार्यों के संचालन के संदर्भ में होती हैं।
तीसरी विभागीय नीतियां। विभागीय नीतियों का जो संबंध होता है, विभागीय जो नीतियां होती हैं इनका संबंध होता है वो किसके साथ होता है? प्रारंभिक या निम्न स्तरीय प्रबंध के साथ इसका संबंध पाया जाता है। यानी प्रारंभिक या निम्न स्तरीय प्रबंध के संदर्भ में इसका संबंध साथियों अपना पाया जाता है, जिसे अपन क्या कहते हैं? निम्न स्तरीय। निम्न स्तरीय या कौन सी नीतियां कहेंगे अपन? प्रारंभिक नीतियों के नाम से इसको अपन जानते हैं। इसके बाद अपन बात करें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बेस पर, तो ये तीनों स्तरों को हमें दिमाग में रखनी है। पहली बात की ध्यान रखनी कि आधारभूत नीतियों का संबंध होगा उच्च प्रबंधकों के साथ, सामान्य नीतियों का संबंध होगा मध्यम स्तरीय प्रबंधकों के साथ, और विभागीय जो नीतियां हैं इनका संबंध होगा निम्न स्तरीय प्रबंधकों के संदर्भ। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर अपन बढ़ते हैं। अगला प्रश्न अपन को दे रखा है प्रश्न संख्या 17, निम्न में से सही कथन हमें छांटना। निम्न में से जो कथन सही है उस कथन के संदर्भ में हमें चर्चा करनी है। तो सही कथन के संदर्भ में पहला कथन दे रखा है नीतियां उद्देश्य व व्यूह रचनाओं के पर आधारित होती हैं। नीतियों का जो निर्माण होता है वो उद्देश्य और व्यूह रचनाओं के आधार पर होता है। दूसरा कथन कार्य विधियां पद्धतियां नीतियों पर आधारित होती हैं। कार्य विधियां हैं वो नीतियों पर आधारित होती हैं। कार्य क्या करने हैं वो नीतियां हमें बताएंगी। तीसरा विधि या रीति कार्य विधि का ही एक अंग है। विधि या रीति कार्य विधि का ही एक अंग है। और डी है सभी ऑप्शन क्या है? सही है। तो देखिएगा ये जो क्रम है ये क्रम हमें याद रखना बेहद जरूरी है। इस क्रम के संदर्भ में कई बार हमसे प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं संस्था के संदर्भ में, तो संस्था के संदर्भ में तत्वों के बारे में बात करूं तो देखिएगा उद्देश्य निर्धारण होता है। उद्देश्य निर्धारण और एक अपने पास क्या होता है ध्यान रखिएगा, एक शब्द मैंने यहां काम में लिया है व्यूह रचना। व्यूह रचना क्या होती है? किसी कठिन या विपरीत परिस्थिति में जीतने की जो प्रणाली है, स्ट्रेटजी है, उसको अपन क्या कहते हैं? व्यूह रचना। एक शब्द मैंने क्या काम में लिया? व्यूह रचना। इन दोनों के आधार पर, इन दोनों को ध्यान में रख करके किसका निर्माण होता है? नीतियों का। नीतियां क्या होती हैं? अभी मैंने आपको बताया था नीतियों का संबंध किसके साथ होता है? नीतियां निर्णय का क्या होती है? सामान्य मार्गदर्शन। यानी उद्देश्य प्लस व्यूह रचना, इसके आधार पर क्या निर्धारित होती है? नीतियां। नीतियों के आधार पर, नीतियां क्या होती है मैंने आपको बताया, नीतियां निर्णय के लिए, नीतियां निर्णय के लिए सामान्य मार्गदर्शन है। नीतियां निर्णय के लिए क्या है? सामान्य मार्गदर्शन है। नीतियों के बाद, नीतियों के आधार पर हम किसका निर्माण करते हैं? नीतियों के आधार पर हमें बनानी पड़ती है इसके आधार पर कार्य विधियां। नीतियों के आधार पर अपन क्या बनाते हैं साथियों? कार्य विधियां। और इन कार्य विधियों के एक भाग को पूरा करने के लिए, कार्य विधियों के एक भाग को पूरा करने के लिए
हमें किसका निर्माण करना पड़ता है? विधि या रीति। विधि या रीति का निर्माण करना, ये तो बात, विधि या रीति का निर्माण करना पड़ता है। तो कर्म देखिएगा इनका क्या है, वो कर्म महत्वपूर्ण अपना हो जाता है कि उद्देश्य व व्यूह रचनाओं का निर्धारण होता है। उद्देश्य और व्यूह रचनाओं से के बेस पर किसका निर्माण होता है? नीतियों का। नीतियां हैं वो निर्णय लेने के लिए सामान्य मार्गदर्शन होती हैं और इनके आधार पर किसका निर्माण होता है? कार्य विधियों का। और कार्य विधियों के किसी भाग को पूरा करने के लिए किसका निर्माण किया जाता है? रीति का निर्माण किया जाता है, कार्य के मेथड का निर्माण किया जाता है। तो ये चीजें हमसे इसी प्रश्न में पूछी गई थी। सही कथन के बारे में पूछा गया था। तो नीतियां क्या उद्देश्य और व्यूह रचनाओं के आधार पर निर्धारित होती है? उत्तर आएगा यस, ये कथन सही है। कार्य विधि पद्धतियां नीतियों पर आधारित होती है, बिल्कुल होती है, ये अपने चर्चा कर ली, ये भी सही है। विधि या रीति कार्य विधि के किसी एक अंग को पूरा करना है, बिल्कुल है। इसका मतलब इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ये सभी के सभी कथन है वो इस प्रश्न के परिप्रेक्ष्य में स्टिक बैठते हैं, सही बैठते हैं। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर अपन बढ़ रहे हैं। प्रश्न संख्या 18 हमें इस संदर्भ में क्या पूछा गया है देखिएगा। प्रश्न संख्या 18 के संदर्भ में अपन से प्रश्न पूछा गया है कि रीति यानी मेथड क्या है? मेथड के बारे में पूछा गया है। रीति, रीति यानी मेथड क्या है, प्रश्न ये पूछा गया है। रीति यानी किसी कार्य को करने की एक विधि होगी, उस संदर्भ में प्रश्न है। पहला ऑप्शन है कार्य को संपन्न करने हेतु की जाने वाली क्रियाओं का निर्दिष्ट कर। कार्य को संपन्न करने हेतु की जाने वाली क्रियाओं का निर्दिष्ट कर। दूसरा ऑप्शन है निर्णय का सामान्य मार्गदर्शन। तीसरा ऑप्शन है कार्य विधि, कार्य विधि के किसी विशेष चरण को पूरा किए जाने वाली क्रियाओं की प्रक्रिया। और चौथा है संगठन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए किए जाने वाले कार्यों का क्रम। एक तो देखिएगा यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, यहाँ भी कार्यों का क्रम आया है, यहाँ भी कार्यों का क्रम आया है, निर्दिष्ट क्रम। दोनों में अंतर क्या है उस चीज को समझना जरूरी है। ये बारीक चीजें हैं जो पेपर में अगर इन चीजों को अपन समझ ले तो पेपर में एग्जामिनर चाहे किसी भी प्रकार से प्रश्न को घुमा दे, हम कहीं पर भी मारे नहीं आए। देखिएगा कार्य को संपन्न करने के लिए यहाँ क्या लिया गया, मैं पूरे वाक्य को पढ़ रहा हूँ। संगठन में उद्देश्य की पूर्ति के लिए यहाँ किसी कार्य को संपन्न करने, किसी पर्टिकुलर कार्य के साथ जोड़ दिया, यहाँ संगठन के उद्देश्य के साथ इस चीज को जोड़ा। किसी कार्य को पूरा करने के लिए जो क्रियाएं हैं उनका जो निर्दिष्ट क्रम है उसे साथियों अपन क्या कहते हैं, उसे कार्य विधि कहते हैं। कार्य विधि कहते हैं क्योंकि कार्य विधि हमें कार्यों का मार्गदर्शन देती है, कार्यों के निर्दिष्ट क्रम को बताती है। इसलिए कार्य विधि शब्द का संबंध कार्यों के निर्दिष्ट क्रम से साथ हो सकता है, क्रियाओं के निर्दिष्ट क्रम के साथ अपन ले सकते हैं। दूसरा, संगठन में उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किए जाने वाले कार्यों का क्रम, उद्देश्य के साथ जोड़ दिया, विस्तृत अवधारणा हो गई, इसलिए इस शब्द को मैं क्या कहूंगा, की जाने वाली क्रियाओं के क्रम को कार्यक्रम कहेंगे, प्रोग्राम कहेंगे। ये प्रोग्राम हो गया और वो कार्य विधि हो गई, वो क्या हो गई, कार्य विधि के नाम से हम उसको जाने। तीसरे शब्द निर्णय का सामान्य मार्गदर्शन, अपन पिछले वाले प्रश्नों में भी पढ़ते आए थे। निर्णय का जो सामान्य मार्गदर्शन होता है उस मार्गदर्शन को अपन क्या कहते हैं, निर्णय के सामान्य मार्गदर्शन को अपन कहते हैं नीतियां। निर्णय के
क्या कहते हैं, नीतियां। और फिर बच गया अपने पास ऑप्शन क्या, कार्य के किसी विशेष चरण को, कार्य के किसी विशेष चरण को पूरा करने के लिए किए जाने वाली क्रियाओं की प्रक्रिया। कार्य के किसी विशेष चरण को पूरा करने के लिए की जाने वाली क्रियाओं के चरण को अपन क्या कहते हैं, कार्य विधि के विशेष चरण को पूरा करने के लिए की जाने वाली कार्य क्रियाओं को अपन क्या कहेंगे, जो अपना ऊपर प्रश्न पूछा गया है वही कहेंगे रीति या विधि, मेथड, क्या कहेंगे, रीति या विधि कहेंगे। तो अपना प्रयास साथियों यही है कि आप तक अच्छे से अच्छा मैटर पहुंचाया जाए, आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उन्हीं चीजों के संदर्भ में आपको अवगत करवाया जाए, बिना मतलब का आपका टाइम हम वेस्ट न करें। क्लियर है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न के अकॉर्डिंग इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बाकी के शब्दों का उत्तर भी हमें पता होना क्या है, जरूर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर अपन बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19, प्रश्न संख्या 19 है, निम्न में से किसका पालन करना, निम्न में से किसका पालन करना एक संस्था के कर्मचारियों के लिए अनिवार्य रूप से मतलब उनका पालन उनको करना पड़ता है। किसका पालन संस्था के कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से करना पड़ता है, प्रश्न ये पूछा गया। निम्न में से किन चीजों का पालन संस्था के कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से करना पड़ता है? ऑप्शन ए नीतियां, नीतियां तो नहीं हो सकता। ऑप्शन बी कार्यविधि, कार्यविधि क्या है, किसी भी कार्य को करने के निर्दिष्ट क्रम के संदर्भित है, ये भी नहीं हो सकती। कार्यविधि का अंग है, ये भी नहीं हो सकता। नियम है, रूल्स है, उन रूल्स का पालन करना, रूल्स को फॉलो करना एक संस्था के प्रत्येक कर्मचारी के लिए अनिवार्यता का विषय हो गया। वो उस चीज पर अपनी इच्छा पर नहीं ले सकता कि किसी कर्मचारी की इच्छा हुई तो उसने नियम को फॉलो कर लिया और किसी कर्मचारी की इच्छा नहीं हुई तो उसने फॉलो नहीं किया। ये एक अनिवार्यता का विषय है। किसका विषय है? अनिवार्यता का विषय है। और अनिवार्यता का होने के साथ साथ इसको मैं किससे जोड़ सकता हूं? अनुशासन से। इसको अपन किसके साथ जोड़ सकते हैं साथियों? इस अनिवार्यता का होने के कारण इसको अपन संदर्भित कर सकते हैं किसके साथ? इसको मैं जोड़ सकता हूं अनिवार्यता का होने के साथ साथ अनुशासन के संदर्भ में। अपन इसको देख सकते हैं कि अनुशासन के संदर्भित, यह अनुशासन के संदर्भित महत्वपूर्ण क्या है प्रक्रिया, इसको मान सकते। ये प्रश्न संख्या आपका 19 हो गया। इसी क्रम में अगले प्रश्न की ओर अपन बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न अपन को दे रखा है विपरीत व प्रतिस्पर्धी, विपरीत व प्रतिस्पर्धी परिस्थितियों में जीतने के लिए, विपरीत व प्रतिस्पर्धी परिस्थितियों में जीतने के लिए किसका निर्माण किया जाता है? परमात्मा का, रीति का, नियम का, व्यूह रचना। ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न में विपरीत परिस्थितियों का संबंध होता है, किसके साथ होता है? व्यूह रचना के साथ। किसके साथ होता है? व्यूह रचना के साथ। व्यूह रचना जो शब्द है वो सेना से लिया गया है। किसे लिया गया है? आर्मी से लिया गया है। व्यूह रचना का संबंध किसके साथ होता है? विपरीत परिस्थितियों में। विपरीत परिस्थितियों में लड़ने, विपरीत परिस्थितियों में लड़ने व जीतने की जो विधि है उसको हम क्या बोलते हैं? व्यूह रचना के संदर्भ में। ये इसके आंसर सीरीज है जो आपको नीचे दी गई है।
तो आप इस टेस्ट सीरीज को ढंग से वापस कवर कीजिएगा। टोटल 20 प्रश्नों के संदर्भ में अपने चर्चा की थी। 10 एक प्रश्न अपने लास्ट क्लास में इसको डिस्कस कर लिए थे, 10 प्रश्न इस क्लास में डिस्कस किए हैं। अब कुछ एक और प्रश्नों के बारे में मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ, देखिएगा। नियोजन से संबंधित कुछ और एक प्रश्न है जो अपने प्रिंटेड नहीं है, उन प्रश्नों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। कुछ एक और प्रश्न अपन देखते हैं नियोजन के संदर्भ में। एक प्रश्न मैं आपके सामने लिख रहा हूं। प्रश्न ये है कि निम्न में से नियोजन की तत्व हैं, निम्न में से कौन कौन से नियोजन के तत्व हैं? प्रश्न आपसे ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए नीतियां, ऑप्शन बी कार्यविधियां, ऑप्शन सी अनुसूचियां, ऑप्शन डी सभी। नियोजन के तत्वों के संदर्भ में अगर बात करें तो नियोजन में ये सभी के सभी तत्व हैं वो शामिल हैं, यानी इनमें से ऐसा कोई भी तत्व नहीं है जिसको हम नियोजन में शामिल नहीं कर सकते। तो ये सभी तत्व किसमें शामिल होंगे साथियों? नियोजन के अंतर्गत इन सभी को हम शामिल करें। फिर बात करें हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न इसके संदर्भित है कि निम्न में से कार्य की आदर्श माप, निम्न में से कार्य के आदर्श माप को बताने वाला तत्व है। कार्य के आदर्श माप को बताने वाला तत्व कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए उद्देश्य, विधि, प्रमाण, कार्य। चारों शब्दों में अंतर बताइएगा। ऐसा कौन सा है जो किसी भी कार्य के आदर्श माप को बताए? यानी कोई भी कार्य किया जा रहा है उसके आदर्श माप को बताने वाला तत्व कौन सा है? देखिएगा, उद्देश्य सामान्य आप जो निर्धारित करते हो, जो आपको पाना है वो है। विधि कार्य के किसी भाग को करने का एक मतलब अंग है जिसको आपने पूरा किया है। प्रमाण स्टैंडर्ड क्या है? स्टैंडर्ड आप किसी चीज का एक मानक तय कर देते हो कि हमें इस लेवल तक काम की गुणवत्ता चाहिए। वो गुणवत्ता ही उस कार्य का क्या कहलाती है? प्रमाप कहलाती है। तो इस प्रश्न के अकॉर्डिंग इसका जो सही उत्तर अपन मानेंगे
तो सही उत्तर क्या मानेंगे? स्टैंडर्ड यानी प्रमाप है जो किसी भी कार्य के आदर्श माप को बताता है। किसी भी कार्य में किस स्तर पर काम करना है उस स्तर को स्पष्टीकरण के माध्यम से हमें प्रकट करके देखना है। क्लियर है? नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर अपन बढ़ते हैं। गलत कथन का चयन कीजिए। गलत कथन का चयन कीजिए। प्रश्न अपन से ये पूछा जा रहा है किस प्रकार के कथन का चयन करना है? हमको गलत कथन का चयन करना है। ऑप्शन नंबर 1 नीतियां निर्णय का सामान्य मार्गदर्शन। नीतियां निर्णय का सामान्य मार्गदर्शन। बी योजना नियोजन का तत्व है। ऑप्शन सी उद्देश्य प्राप्ति के कार्यों के क्रम उद्देश्य प्राप्ति के कार्यों के क्रम को क्या कहा जाता है? कार्यक्रम कहा जाता है। उद्देश्य प्राप्ति के कार्यों के क्रम को क्या कहा जाता है? कार्यक्रम कहा जाता है। नंबर डी के संदर्भ में अपन बात करते हैं तो नंबर डी के संदर्भ में ये है कि योजना परियोजना का भाग होगी। इन सभी कथनों में से एक कथन साथियों अपना गलत है। सभी कथनों में से कोई एक कथन अपना क्या है? गलत है। हमें उस एक कथन को छांटना है। पहला कथन आपके सामने है, नीतियां निर्णय का सामान्य मार्गदर्शन है। कई प्रश्नों में हम पढ़ चुके हैं, तो ये तो गलत होने से रहा, ये तो बिल्कुल सही कथन है। दूसरा, योजना नियोजन का तत्व है। देखिएगा जैसे और चीजें नियोजन का तत्व है, और चीजें अपन प्लानिंग में शामिल करते हैं, जैसे नीतियां होंगी, कार्यविधियां होंगी, वैसे ही योजना नियोजन का एक मुख्य अंग अपन मान सकते हैं, तत्व मान सकते हैं। उद्देश्य प्राप्ति के लिए जो कार्य हैं उनके क्रम को अपन क्या कहते हैं? कार्यक्रम कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। और कार्यों को किसी कार्य के संदर्भित जो कार्यों के क्रम को निर्धारित करते हैं उसे कार्यविधि अपन कहते हैं। क्लियर? लास्ट है योजना परियोजना का भाग है। ये कथन गलत है। ये कथन गलत है क्योंकि जो प्लानिंग है, योजना का शब्द नियोजन के संदर्भ में है, वो एक विस्तृत शब्द है। वो एक कौन सा शब्द साथियों? विस्तृत शब्द है। जबकि परियोजना है वो योजना के मुकाबले क्या है? छोटा शब्द है। तो इसके अर्थ को अपन यूं समझ सकते हैं, अगर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
फिर अपन यूं समझते हैं कि योजना एक विस्तृत शब्द है जिसका संबंध, योजना एक विस्तृत शब्द है जिसका संबंध उद्देश्य प्राप्ति के साथ है। योजना एक विस्तृत शब्द है जिसका संबंध उद्देश्य प्राप्ति के साथ है। परियोजना परियोजना योजना के किसी भाग, योजना के किसी भाग को पूरा करने के लिए, योजना के किसी भाग को पूरा करने के लिए बनाई गई उप योजना को कहा जाता है। क्लियर? तो कहने का मतलब हो गया, अपन ये कह सकते हैं कि जो अपनी परियोजना जो शब्द है, परियोजना का जो संबंध है वो किसके साथ है साथियों? परियोजना का संबंध है वो विस्तृत शब्दों के साथ है, विस्तृत शब्दों के मेल के साथ है। क्योंकि परियोजना में हम योजना को तो शामिल नहीं कर सकते, लेकिन योजना में परियोजना जरूर शामिल हो सकती है। इसलिए योजना विस्तृत शब्द होगा और परियोजना क्या होगा? इसके किसी पार्ट को किसी मतलब एक शब्द के परिप्रेक्ष को पूरा करने के मतलब एवज में जिससे छोटी योजना का अपन निर्माण करते हैं। यानी आप ये मान सकते हो कि किसी उद्देश्य पूर्वक को पूरा करने के लिए आप जो छोटे छोटे प्लान बनाते हो, उन प्लानों को अपन क्या बोलते हैं? परियोजना के नाम से जान सकते हैं। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि जो परियोजना है, क्या परियोजना है वो योजना का भाग है, न कि योजना किसका भाग है? परियोजना। अगले प्रश्न के रूप में अगर हम देखें तो एक प्रश्न अपन और भी देख सकते हैं। एक प्रश्न अपन ये देख सकते हैं कि समन्वय को प्रबंध का सार कहा। प्रबंध का सार या हृदय किसने कहा? समन्वय को प्रबंध का सार या हृदय किस व्यक्ति के द्वारा कहा गया है? प्रश्न अपन से ये पूछा गया है। तो समन्वय के संदर्भित प्रश्न है कि समन्वय को प्रबंध का सार किस व्यक्ति के द्वारा कहा गया है? तो देखिएगा इसमें ऑप्शन पर डिपेंड करेगा, ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। जैसे मैं ऑप्शन यहां दे रहा हूं, टेरी। ऑप्शन बी आपके सामने है इस संदर्भ में, वो है कुंज और विहरिच। ऑप्शन सी ओडोनेल। ऑप्शन डी में अपन कुछ भी लिख सकते हैं, किसी व्यक्ति का नाम लिख सकते हो, टेलर का नाम लिख सकते हो आप। तो
प्रबंध समन्वय को प्रबंध का सार या प्रबंध का अपन क्या बोल सकते हैं हृदय या आत्मा किसने कही है, तो इस प्रश्न के अकॉर्डिंग नौलखा की बुक के अकॉर्डिंग सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर रहता है कुंज व विहर। वहीं जो एनसीईआरटी बुक है उसमें इसका नाम लिखा हुआ है, तो क्या नाम लिखा हुआ है? कुंज व ओडोर। तो सही उत्तर इस परिप्रेक्ष्य में ये हो जाता है, अगर वो ऑप्शन में एक साथ होता तो इसका सही उत्तर अपने वो मानते। क्लियर? तो ये कॉन्सेप्ट था, ये अपने आज की क्लास में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा की है साथियों। इस चर्चा को हम आगे की क्लास में भी जारी रखेंगे। थैंक यू।